हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? बहुत दिन हो गया वीडियो डालते हुए। करीब करीब आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर इन यूट्यूब एंड आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट था कि सर कुछ वीडियो डालिए। तो अभी चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी क्या है ना, जो कंटिन्यू वीडियो डालेंगे इसमें, हर हफ्ता में एक वीडियो, एक दो वीडियो आपको मिलेगा। चलो, आप लोग का एक था कि सर थोड़ा बायोमोलिक्यूल का वीडियो डालिए, तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चूज करते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है ना? ये एक बहुत पेचीदा टॉपिक है। बोलने से तो बहुत इजी, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं उसमें बायोमोलिक्यूल में, बट तुम बच्चे लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बायोमोलिक्यूल। थोड़ा उसको अगर समझ जाओगे, अच्छे से बढ़िया से समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? एज पर द नेम सजेस्ट, बायोमोलिक्यूल मीन्स इट्स योर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। मीन्स दीज आर द बायोलॉजिकल molecules. Means the molecules present in living organism. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे तुम लोग जानते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा अमीनो एसिड से, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा लिपिड से, सो न्यूक्लिक एसिड है, वो सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो बिफोर दैट एनसीईआरटी का देखना है। एनसीईआरटी का पहला पेज में बहुत डिटेल में ये सब के बारे में दिया हुआ है रिगार्डिंग दिस केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल मॉलिक्यूल्स। सो ये केमिकल मॉलिक्यूल्स है बेसिकली excuse me, this chemical molecules basically it contains what? It contains chemical substances जो कि हमको किस में मिलेगा? दो चीज़ हमको ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये हमको अर्थ क्रस्ट में भी मिलेगा एंड ये हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगा। Then what is the difference between these chemical substances between living organism, found in living organism and found in earth crust? So ये जो है एक चीज़ इसमें देखने वाला ये है, अर्थ क्रस्ट में जो हमको मिलेगा केमिकल सब्सटेंसेस, उसमें सारे चीज़ मिलेगा। आप कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी चीज़ रहेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कार्बन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, सल्फर रहेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन रहेगा, ये सारे रहेगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस अर्थ क्रस्ट का केमिकल सब्सटेंसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल सब्सटेंसेस? देखना, जो केमिकल सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस में CH का जो परसेंटेज, कार्बन एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन का जो परसेंटेज है वो बहुत हाई रहेगा। द हाइड्रोकार्बन परसेंटेज इज वेरी हाई इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट्स और केमिकल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड जो अर्थ क्रस्ट में तो तुमको मिलेगा, जो नॉन लिविंग में जो मिलेगा, इसमें बराबर सब मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली उतना डिफरेंस नहीं रहेगा। हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्थ क्रस्ट केमिकल्स एंड द केमिकल्स फाउंड इन द और द मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स कैसा है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, एंड उसमें फिर हम लोग को देखना है कौन सा मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल का साइज छोटा है जिसको बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। इसको भी देखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये वाला पार्ट, एंड ये वाला पार्ट भी मोस्ट ऑफ द टाइम में एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जानने के लिए हम लोग ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एक लिविंग टिश्यू ले लेंगे, कोई भी लिविंग टिश्यू, कोई भी एक लिविंग टिश्यू हम लोग ले लेंगे। एंड ये जो लिविंग टिश्यू है, ये लिविंग टिश्यू को हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंड कर देंगे। वी ग्राइंड इट इन मोटर पेस्टल, इन मोटर पेस्टल। देखे हो ना, जो हकीम वैद्य जो थे वो लोग पुराना काल में, जो पुराना टाइम में जो वैद्य लोग क्या करते थे, एक मोटर लेके, पेस्टल लेके, उसको ऐसे ऐसे करके उसमें दवा वगैरह बनाते थे। उस तरह का मोटर पेस्टल में उसको ग्राइंड करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दो, मिक्सी में ग्राइंड कर देने से फिर वो खराब हो जाएगा। तो ये मोटर पेस्टल में उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करेंगे किसका साथ में, अलॉन्ग विथ लिविंग टिश्यू को लेंगे, इसको ग्राइंड इट मोटर इन द मोटर पेस्टल अलॉन्ग विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, अलॉन्ग विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड।
तो हम लोग क्या करेंगे, जो लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू को लेके इसको मोटर पेस्टल में क्या करेंगे, ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड किस में करेंगे ना, इसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में लेके उसको ग्राइंड करके इसका एक स्लरी बनाएंगे, एक तो इसका स्लरी बनाएंगे जो एक क्या एक डेंस लिक्विड की तरह इसका बनेगा। नाउ क्या हुआ, ये जो ग्राइंड हो गया एंड विल प्रोड्यूस सम स्लरी। ये जो स्लरी हम लोग बनाए, ये स्लरी को हम लोग फिल्टर कर देंगे। किस में फिल्टर कर देंगे, वी फिल्टर इट थ्रू कॉटन क्लॉथ में इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। वंस ये जो कॉटन क्लॉथ में फिल्टर हो गया, देखना इसमें दो चीज होगा। कुछ चीज है जो कि कॉटन क्लॉथ का ऊपर रह जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटेड, एंड कुछ चीज है जो कॉटन क्लॉथ से नीचे फिल्टर होके वो ग्लास में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। ठीक है, मान लो ये हम लोग क्या किए ना, ये स्लरी बनाए, ये स्लरी को क्या किए हम लोग एक जार में, ये स्लरी को क्या किए, फिल्टर कर दिए। जो फिल्टर कर दिए, कुछ चीज इसमें ऊपर रह जाएगा, कुछ चीज ऊपर रह जाएगा एंड कुछ सब्सटेंसेस जो है नीचे आ जाएगा, कुछ सब्सटेंसेस जो है नीचे आ जाएगा। तो ये जो सब्सटेंसेस नीचे आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा फिल्ट्रेट, ये हो गया फिल्ट्रेट। एंड जो सब्सटेंसेस ऊपर रह जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग रिटेंटेड। अभी देखो, जो रिटेंटेड हो गया, जो सब्सटेंसेस ऊपर रह गया, किसका, जो ये कॉटन क्लॉथ का या जो फिल्टर मेम्ब्रेन उसका ऊपर जो रह गया, उसको रिटेंटेड बोल देते हैं। ये रिटेंटेड में क्यों ऊपर रह गया, क्योंकि इसका साइज जो है बड़ा है, इसलिए ऊपर रह गया। एंड क्यों नीचे फिल्ट्रेट आ गया ना, जो सब्सटेंसेस का साइज छोटा है वो नीचे आ गया फिल्ट्रेट में, तो वो हो गया तुम्हारा छोटा सब्सटेंस होता है। इसलिए जो फिल्ट्रेट में जो सब्सटेंसेस आ जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोमॉलिक्यूल। और याद रखना इसको माइक्रोमॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन। इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से नीचे है, तो ये हो गया माइक्रोमॉलिक्यूल। अच्छा, माइक्रोमॉलिक्यूल में कौन आ जाएगा, देखना माइक्रोमॉलिक्यूल में सारे जो मोनोमर्स है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये सारे जो चीज़ें ये आ जाएगा माइक्रोमॉलिक्यूल में। जो मोनोमर्स होते हैं ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे, एंड जो रिटेंटेड रहेंगे ये रिटेंटेड आ जाएंगे मैक्रोमॉलिक्यूल में। रिटेंटेड को हम लोग बोलेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल। क्यों, ये मैक्रोमॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मोर देन 800 डाल्टन होते हैं, ये होते हैं मोर देन 800 डाल्टन। जो मैक्रोमॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो होते हैं मोर देन 800 डाल्टन। ठीक है ना, तो ये 800 डाल्टन का ऊपर होगा तो इसको मैक्रोमॉलिक्यूल बोलेंगे। ये तुम्हारा हो गया 800 डाल्टन का नीचे, तो इसको माइक्रोमॉलिक्यूल बोलेंगे। अच्छा, मैक्रोमॉलिक्यूल में क्या आएगा, जैसे तुम्हारा जितना सारा पॉलीमर्स है, जैसे तुम्हारा उसमें क्या होगा, स्टार्च, तुम्हारा सुक्रोज, इसमें क्या होगा, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे चीज आ जाएंगे किसमें, मैक्रोमॉलिक्यूल में। ओके, लेकिन एक चीज याद रखने वाला बात यहाँ पे है कि ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल है, ये फिल्ट्रेट इज माइक्रोमॉलिक्यूल। ये जो फिल्ट्रेट होता है ये माइक्रोमॉलिक्यूल तुम्हारा होता है। ठीक है, ये फिल्ट्रेट जो होता है इसमें सारे मॉलिक्यूल रहेंगे जो 800 डाल्टन से नीचे है, लेकिन एक चीज देखना, जो 800 डाल्टन का ऊपर है वो रहेगा रिटेंटेड में। तो रिटेंटेड में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है, वन एलिमेंट जो रिटेंटेड में रहेगा लेकिन वो माइक्रोमॉलिक्यूल है। वो क्या है, वो रिटेंटेड में रहेगा, वो है फैट, और जिसको लिपिड बोलते हैं, वो रहेगा किसमें, रिटेंटेड में रहेगा। तो इसका मतलब ये मैक्रोमॉलिक्यूल होना चाहिए, नहीं, ये माइक्रोमॉलिक्यूल है, ये माइक्रोमॉलिक्यूल में जाएगा। क्यों, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन है। ठीक है ना, तो फिर अगर मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है तो ये लिपिड फिर नीचे क्यों नहीं उतरा ना। एक्चुअली क्या होता है, लिपिड का एक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है, मिसेल बना देता है। तो इसका मिसेल जब बना देता है ना, इसका आकार बड़ा हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो नीचे उतर नहीं पाता है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर मॉलिक्यूलर वेट का बेसिस पे देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से नीचे होता है। सो लिपिड्स आर बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल्स बट दे आर फाउंड इन द रिटेंटेड, बट रेस्ट ऑफ द रिटेंटेड वट एवर दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है ना। एंड जो फिल्ट्रेट में तुम्हारा आ गया वो हो गया तुम्हारा माइक्रोमोलिक्यूल। एंड माइक्रोमोलिक्यूल में बताया तुम्हारा जो सब मोनोमर्स होते हैं वो सब हो गया हमारा माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। सो ये सारे हो गया हमारा मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल क्या चीज़ हम लोग देख लिए। अभी अर्थ क्रस्ट में क्या है ना, अर्थ क्रस्ट में नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है, वो भी जो केमिकल से बने होते हैं, जो क्या बोलते हैं एलिमेंट से बने होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जो मॉलिक्यूल्स है वो भी उसी सेम टाइप का केमिकल से बने हुए होते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है उनका हाइड्रोकार्बन हाई होता है, इसीलिए वो लिविंग होते हैं, ठीक है। बाकी हो गया क्या, उसमें हम लोग जो लिविंग का माइक्रोमोलिक्यूल देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन दिस माइक्रोमोलिक्यूल्स और दिस बायोमोलिक्यूल्स, मीन्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स? Sir, whatever we are telling till now, whatever we are studying here, these are basically earth crust, whatever they are what? They are not found in living tissue, or they are basically chemicals and they are called inorganic substances. Inorganic substances. Whatever found in earth crust, they are called as inorganic substances. Okay, so they are not biomolecules, but whatever found in the living organism, these are called organic substances. These are organic substances. Means these biomolecules are basically organic substances. अभी तक क्या पढ़े हम लोग? अभी तक हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़े, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़े। जो अर्थ क्रस्ट में जो मिलेगा वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, एंड जो लिविंग में मिलेगा वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये नहीं कि लिविंग में खाली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, लिविंग में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे एंड इसका साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मिलेंगे। जो हमारा लिविंग बॉडी है उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिला के लिवर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं हम लोग उसमें देखेंगे उसको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। मान लो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी मैं पूछूंगा कि अगर ये ऑर्गेनिज्म है, इसका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितना है बताओ, इसका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है कितना बताओ। कैसे तुम लोग बताओगे? देखो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं बोलूँगा ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका बायोमोलिक्यूल मेरे को बताओ, मैं बोलूँगा इसका बायोमोलिक्यूल कितना है मेरे को बताओ, एंड इसमें इनऑर्गेनिक कितना है मेरे को बताओ। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, इसको क्या करेंगे हम लोग ये लिविंग टिश्यू जो है और ये जो लिविंग स्ट्रक्चर हो गया, लिविंग टिश्यू हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे फास्ट ड्राई कर देंगे। तुम लोग को पता है एनी लिविंग टिश्यू जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसमें तो 70% से ज़्यादा वाटर ही होता है, 70% ज़्यादा उसके वाटर होता है। तो हाउ कम यू नो हाउ मच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज देयर इन दिस लिविंग टिश्यू? तो उसमें क्या होगा, पहले इसको हम लोग ड्राई कर देंगे, ड्राई मास। तो 70% वाटर निकल गया, बाकी अगर वाटर निकल गया, इसको अगर ड्राई कर दिए तो ड्राई कर दिया मतलब ये निकल गया ड्राई मास, ये निकल गया ड्राई मास। अगर ये ड्राई मास निकल गया, अभी ये ड्राई मास में क्या है, वाटर तो है नहीं, वाटर तो निकल गया, तो ड्राई मास में क्या रहेगा, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी रहेगा, मीन्स बायोमोलिक्यूल्स रहेगा, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी रहेंगे। तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो लिविंग टिश्यू है, उसमें ऑर्गेनिक कितना है, इनऑर्गेनिक कितना है? तो उसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये ड्राई मास जो है उसको बर्न कर दो, उसको बर्न कर दो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें देखना जो भी होगा, इसको अगर बर्न कर देंगे तो ये जो ड्राई मास में जो कार्बन हाइड्रोजन होगा, जो लिविंग जो बायोमोलिक्यूल्स होगा वो निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होके वो निकल जाएंगे। रेस्ट जो है वो रह जाएगा, रेस्ट क्या रह जाएगा, रेस्ट रह जाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रह जाएगा। इसका मतलब एक बार लिविंग टिश्यू का वेट हम लोग ले लेंगे, लिविंग टिश्यू का वेट हमको पता है, अभी लिविंग टिश्यू को ड्राई करने के बाद में सेकेंड टाइम वेट ले लेंगे। इसका मतलब वी कुड नो कि कितना वाटर उसमें था, वो उसको हम पता चल जाएगा। इसका जो डिफरेंस है इसमें हम लोग को पता चल जाएगा कितना वाटर था। अब ये ड्राई मास का वेट हम लोग ले लिए, अभी ड्राई मास का वेट को फिर बर्न करने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इनऑर्गेनिक का वेट ले लेंगे। अभी ड्राई मास का वेट से इनऑर्गेनिक का वेट माइनस कर देंगे, तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और हमारा
बायोमोलिकुल्स, तो हमको फिर समझ में आ जाएगा कि कितना बायोमोलिकुल्स उसमें है। ठीक है ना। क्या यार ये ईयरफोन भी बड़ी पंगा करता है, चलो इसको लगा देते हैं कान में, कल निकल जाता है बार बार। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिविंग टिश्यू कैसा है, इसमें क्या ड्राई मास रहेगा, क्या बायोमास रहेगा, उसमें कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेगा, कितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ लिए, देख लिए। तो ये देखना पहले एनसीईआरटी में जो बायोमोलिकुल स्टार्ट होता है तो पहला पेज 2 पेज में यही सब चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन इसको क्या है ना आप लोग पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट चले जाते हो कार्बोहाइड्रेट में, डायरेक्ट चले जाते हो अमीनो एसिड में। बट ये सारी चीज़ें क्यों, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें कभी कभी इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं बायोमोलिक्यूल्स को चलते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अभी हमको क्या समझ में आ गया, जो बायोमोलिक्यूल्स है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो हमको बायोमोलिक्यूल्स में अभी क्या क्या पढ़ना है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, और कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है हमारा पर्टिकुलरली। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग को पढ़ना है, जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है हमको, कार्बोहाइड्रेट। देन हम लोग को पढ़ना है प्रोटीन्स, देन हम लोग को पढ़ना है लिपिड्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स। So these are the 4 biomolecule we need to thoroughly study। वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एक्सक्यूज मी, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये 4 बायोमोलिक्यूल को हम लोग को क्लियरली पढ़ना है। चलो आज शुरू करते हैं हम लोग पहला जो बायोमोलिक्यूल का क्लास। बहुत दिन का बाद क्लास हो रहा है, मतलब करीब करीब 1 साल का बाद मैं फिर कोई यूट्यूब वीडियो जो है अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो उसको देखो बढ़िया से, अभी कंटिन्यू, अभी ये प्रॉमिस करते हैं कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, जैसे आप लोग को रिक्वेस्ट आएगा वैसे अपलोड होते रहेंगे। कोई रिक्वेस्ट किया था बायोमोलिक्यूल सर कीजिए, इसलिए हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बायोमोलिक्यूल का जस्ट ये प्रिलिमिनरी वीडियो है, इसको अच्छे से इसको समझो एंड बढ़िया से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे तुमको समझ में आएगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ कार्बोहाइड्रेट। देखो आज पूरा कार्बोहाइड्रेट ये वीडियो में नहीं हो पाएगा, जितना होगा उसको करते हैं, फिर एक सेकंड वीडियो बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट का, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, अच्छा जो नाम देखो कैसा है कार्बोहाइड्रेट, हाउ दिस नेम सजेस्ट, एज पर द नेम सजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब हमको क्या आज लेमन क्या समझ में आ रहा है, इसमें कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। और हमको ये समझ में आ रहा है इसमें क्या, भीगा हुआ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बोल रहे हैं ना, हाइड्रेट्स, कोई चीज़ को भिगा देने से उसको हाइड्रेट बोलते हैं, या फिर कोई चीज़ में पानी डाल दो उसको हाइड्रेट बोलते हैं। तो हमको ये कार्बोहाइड्रेट में एक चीज़ ये समझ में आता है उसका नाम से कि कोई कार्बन पानी में भिगा हुआ है। फॉर एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है ना, ये हो गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मतलब C6 से H12 है, O6 से, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, C6 कर देते हैं, H2O करके फिर उसको होल 6 कर देते हैं, तो हुआ कि नहीं, C6H12O6 हो गया। इसका मतलब हम लोग C6H2O6 मतलब 6 कार्बन 6 पानी में नहा रहे हैं, ठीक है ना, 6 कार्बन 6 पानी में नहा रहे हैं और 6 कार्बन 6 पानी में भिगा हुआ है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये जो ओल्ड सेइंग था, एक्चुअली ये तो बाद में फिर प्रूव हो गया कि ये सेइंग करेक्ट नहीं है। ओल्ड जो इसका डेफिनेशन था, क्या बोलेंगे उसको, डेफिनेशन बोलते हैं। ओल्ड डेफिनेशन था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो उस हिसाब से देखो ग्लूकोज होने से C6H2O6 ये हो गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फ्रुक्टोज ले लो या कोई पेंटोज शुगर ले लो, मान लो हम लोग ग्लूकोज नहीं लेके हम लोग मान लो पेंटोज शुगर ले लेते हैं, राइबोज शुगर ले लेते हैं। सो राइबोज शुगर क्या होता है, C5H10O5, तो इसको भी हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं C5H2O5, ये भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राइबोज शुगर। तो ये जो शुगर होता है ये देखो कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दिस इज करेक्ट। लेकिन कोई दूसरा मॉलिक्यूल थोड़ा हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं ये फॉर्मूला में दूसरा मॉलिक्यूल कुछ आता है क्या। देखो फॉर एग्जांपल ये तो हो गया, डेविएशन कहाँ पे हुआ, मान लो मैं एसिटिक एसिड ले लिया, कोई भी एंगल से तुमको लगता है कि एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है, कोई शुगर है, कार्बोहाइड्रेट को प्यार से शुगर भी बोला जाता है, उसका एक अदर नेम है शुगर,
तो एसिडिक एसिड तो कभी शुगर होगा नहीं, लेकिन एसिडिक एसिड का फॉर्मूला देखो CH3COOH, एसिडिक एसिड CH3COOH। अभी लेकिन ये CH3COOH को मैं सजा के लिख सकता हूँ, देखो C कितना है, 2 है, तो C2 लिख सकता हूँ इसको। फिर देखो तुम लोग H3OH, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, H2O2 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो H4 हो गया, तो यहाँ H3H1 H4, ये O2 यहाँ C2 तो ये फॉर्मूला हो गया ना कार्बोहाइड्रेट वाला फॉर्मूला। तो एसिडिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट वाला फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन क्या एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है नहीं। तो एसिडिक एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये एक यहाँ पे डेविएशन हो गया, ये जो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन यहाँ पे फॉल्स प्रूफ हो गया। अभी मान लो और एक एग्जांपल दे देता हूँ तुमको, HCHO, ये क्या है? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड थोड़ी कोई शुगर है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को भी मैं लिख सकता हूँ HCHO, मैं इसको लिख सकता हूँ ना कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला में, C ले लिया H2O, मतलब एक कार्बन एक पानी में नहा रहा है, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन 2 पानी में नहा रहा था, तो ये भी हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये भी हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, एसिडिक एसिड जो है ये भी हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, लेकिन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो जिसको हम लोग बोलते हैं ये है नहीं। क्यों? ये डेविएट कर, ये है नहीं, तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये फॉर्मूला रॉन्ग प्रूफ हो गया, ये एक्चुअली डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। तो फिर कार्बोहाइड्रेट का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट का जो सही डेफिनेशन है वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट का जो सही डेफिनेशन, इसको मैं बता रहा हूं क्या है। देखो, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, एक एक तो कर रहे हैं अभी। हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट देखते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो है, देखो फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट का सही डेफिनेशन क्या है ना, इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, और ये बोल सकते हैं इट इज ए हाइड्रोकार्बन हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड। ये बोल सकते हैं इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, OH ग्रुप रहेगा, एंड उसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा या फिर कीटोन ग्रुप रहेगा। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग aldose शुगर, और अगर कीटोन ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटोस शुगर। ठीक है ना, तो देखो ये अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हम लोग बोलते हैं, मान लो हम लोग ग्लूकोज ले लिए, तो ग्लूकोज होता है एक aldose शुगर, इसमें एल्डिहाइड रहता है, एंड कीटोन जो होता है वो होता है कीटोस शुगर, उसमें कीटोन रहता है। ठीक है, कीटोन शुगर। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा फ्रुक्टोज जो है ये हो गया तुम्हारा कीटोस शुगर। ग्लूकोज हो गया aldose शुगर एंड फ्रुक्टोज हो गया कीटोस शुगर। अच्छा, अभी हम देखते हैं अगर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का बात बोल रहा है ये कार्बोहाइड्रेट, तो मिनिमम कितना कार्बन चेन होना चाहिए एक कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए? बताओ, अभी मिनिमम कितना कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए एक कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए? कैसे पता चलेगा हमको एक कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कितना कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए? देखो, हमको पता है एल्डिहाइड अगर रहेगा कोई ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा टर्मिनल पोजीशन में, ये तुमको पता है कोई हाइड्रोकार्बन का चेन में, एंड अगर कीटोन रहेगा तो वो रहेगा सब टर्मिनल पोजीशन में रहेगा। मान लो मैं अगर पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये भी कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मतलब एटलीस्ट 2 से ऊपर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। तो मान लो मैं अगर मिनिमम 2 कार्बन लेता हूँ तो क्या ये सेटिस्फाई हो पाएगा? अगर मैं 2 कार्बन लेता हूँ, यहाँ पे CHO करता हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करता हूँ, अभी यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे, चलो ये तो CHO हो गया, मतलब ऐसा हो गया, एल्डिहाइड मतलब ये CO, इधर H। मैं अगर ये करता हूँ तो ये कंडीशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं हो रहा है, एक ही हाइड्रोक्सी हो रहा है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं हो रहा है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं हो रहा है मतलब एल्डिहाइड रखने से भी ये शुगर नहीं बन पाएगा, तो ये कंडीशन फेल हो रहा है। एंड दूसरा क्यों फेल हो रहा है ना, ये अगर एल्डिहाइड नहीं लेके मैं अगर कीटोन ले लूँ,
कीटो शुगर ले लो, तो कीटो शुगर तो टर्मिनल कभी रहेगा नहीं, अभी 2 कार्बन रहेगा तो कीटोन कहाँ पे रहेगा, इधर रखो या फिर इधर रखो, वो तो टर्मिनल ग्रुप तो होगा नहीं कीटोन। तो उसमें क्या होगा, जो कीटो शुगर भी मिनिमम कीटोन ग्रुप को रखने के लिए हमको मिनिमम 3 कार्बन रखना पड़ेगा। एक कीटोन ग्रुप के लिए हमको मिनिमम 3 कार्बन रखना पड़ेगा ताकि कीटोन को मैं सब टर्मिनल बना सकूं। तो ये मेरा हो गया कीटोन ग्रुप। अभी देखो कीटोन ग्रुप अगर मेरा हो जाता है, यहाँ 3 कार्बन अगर रखता हूँ एटलीस्ट, तो मे भी ये हो सकता है। ये हो गया कीटोन ग्रुप। अभी यहाँ पे मैं OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H लगा सकता हूँ, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरा सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, मेरा कीटोन ग्रुप भी बैठ गया आराम से और मेरा OH ग्रुप 2 हो गया, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन भी हो गया, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। तो मिनिमम हमको 3 कार्बन चाहिए। अभी आल्डिहाइड ग्रुप में भी वही सेम चीज है, आल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया तो एक OH है, तो मिनिमम मेरे को और एक कार्बन चाहिए ताकि मेरे को और एक OH यहाँ आएगा, तब जाके मेरे को पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, ये तुम्हारा CHO मतलब आल्डिहाइड ग्रुप, ये हो गया तुम्हारा आल्डिहाइड ग्रुप, ये हो गया तुम्हारा कीटोन ग्रुप। इसका मतलब ये आल्डो शुगर हो गया, ये तुम्हारा 3 कार्बन में आल्डो शुगर हो गया, ये तुम्हारा 3 कार्बन में कीटो शुगर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि कोई भी शुगर जब स्टार्ट होता है तो मिनिमम कार्बन एटम चाहिए एक शुगर के लिए 3। इसलिए शुगर का जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है वो क्या होता है बच्चा लोग, वो होता है ट्रायोस शुगर। सबसे सिंपलेस्ट शुगर जो होता है वो ट्रायोस शुगर होता है कि मिनिमम तो 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए भाई, 3 से कम में कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, शुगर नहीं बनेगा। एंड 3 का ऊपर होने से तो बनेगा ही। ट्रायोस का बाद कभी कभी 4 कार्बन अगर रहेगा तो फिर इसको टेट्रो शुगर बोल देंगे। टेट्रो शुगर, ये वाला जो शुगर है ये 4 कार्बन से बना हुआ है, कभी कभी 5 कार्बन से बना हुआ है तो इसको पेंटो शुगर बोल देंगे। पेंटो शुगर ये 5 कार्बन से बना हुआ है। अभी देखो कभी 6 कार्बन से बना हुआ है, जो डेली का हम लोग यूज करते हैं 6 कार्बन ग्लूकोज, तो इसको हम लोग हेक्सो शुगर बोल देंगे, तो ये 6 कार्बन से बना हुआ है। और कभी हेप्टोज 7 कार्बन से बना हुआ है तो इसको हेप्टोज शुगर बोल देंगे, तो ये 7 कार्बन का हो गया हेक्टोज शुगर। ये हो गया तुम्हारा 3 कार्बन का, ये हो गया 4 कार्बन, ये हो गया 5 कार्बन, ये हो गया 6 कार्बन, ये हो गया 7 कार्बन। तो ऐसा अगर शुगर जो बनेगा, तो कोई भी शुगर बनेगा वो स्टार्ट होगा 3 कार्बन से मिनिमम स्टार्ट होगा, लेके 7 कार्बन तक जाएगा। 7 कार्बन का ऊपर में भी कोई शुगर है नहीं, 8 कार्बन वाला कोई शुगर नहीं है नहीं। तो ये एक मॉलिक्यूल शुगर या तो 3 कार्बन से बनेगा, या 4 कार्बन से बनेगा, या 5 कार्बन से बनेगा, या 6 कार्बन से बनेगा, या 7 कार्बन से बनेगा, अकॉर्डिंगली उसका नाम ऐसा होगा। ठीक है। एंड ये जो शुगर का फॉर्मूला हमको पता है, इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ। शुगर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जैसे यहाँ लिखे थे हम लोग शुगर बता रहे थे, शुगर का फॉर्मूला है CnH2ON, इस तरह से करते थे, और CnH2nON, ये शुगर का फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ट्रायोस शुगर लेते हैं तो ये क्या होगा, ये C3H6O3 हो जाएगा। अगर टेट्रोज लेते हैं ये होगा C4H8O4 हो जाएगा। अगर पेंटोज लेते हैं ये होगा C5H10O5 हो जाएगा। अगर हेक्सोज लेते हैं तो C6H12O6 हो जाएगा। अगर हेप्टोज लेते हैं तो C7H14O7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे शुगर का फॉर्मूला हो जाएंगे। अभी एग्जाम्पल भी हमको याद रखना पड़ेगा, पक्का याद रखना पड़ेगा सारे एग्जाम्पल, और इसको भी हम लोग जब पढ़ेंगे, चाहे तुम्हारा फिजियोलॉजी हो, फिजियोलॉजी वाला डाइजेशन वाला फिजियोलॉजी में, या फिर तुम्हारा जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया प्लांट में, ये सारे में ये सब शुगर कहीं ना कहीं आएंगे ये सब। देखो ट्रायोस शुगर हम लोग को ग्लाइकोलिसिस में मिलता है, याद करो ग्लाइकोलिसिस, जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, ग्लूकोज क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट होता है, फिर फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट होता है, फिर फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट 2,3 कार्बन कंपाउंड में बनता है। वही 2,3 कार्बन कंपाउंड जो बनता है वो होता है ट्रायोस शुगर, जो कि क्या होता है, एग्जाम्पल 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ग्लिसराल्डिहाइड एक ये बनता है, एक बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट। तो तुम्हारा क्या होता है, ट्रायोस शुगर जो होता है
वो दो एग्जाम्पल याद रखो तुम लोग, एक होता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ऐसे टेट्रोज शुगर क्या होता है, एरिथ्रोज, इसका जो एग्जाम्पल है एरिथ्रोज। दीज आर एग्जाम्पल्स, ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स आई एम राइटिंग। पेंटोज शुगर का तुमको पता है, राइबोज शुगर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा आरएनए बनाता है, राइबोज शुगर। फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए बनाता है, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है डीएनए का, ये कोरोना काल में डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। सो ये हो गया। फिर तुम्हारा हेक्सो शुगर हो गया, हेक्सो शुगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, जो हमारा फूड में जो शुगर बेसिकली रहता है, गैलेक्टोज हो गया, क्या बोलते हैं, यस गैलेक्टोज हो गया, ये सारे हो गए हमारा हेक्सो शुगर, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा हो जाएगा हेप्टो शुगर। हेप्टो शुगर जो है उसका एग्जांपल है स्यूडो हेप्टुलोज, स्यूडो हेप्टुलोज। सो ये सारे एग्जांपल्स है, तुमको याद रखना पड़ेगा। बायोमोलिकुल्स पढ़ रहे हो मतलब ये सारे एग्जांपल्स तुमको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पढ़े बेटा, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़े हम लोग बायोमोलिकुल में पहला स्टार्ट किए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जस्ट ए मिनट। ओके, तो हम लोग बायोमोलिकुल में स्टार्ट किए क्या, पहले कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या देखे, डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का देखे कि पुराना डेफिनेशन हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है, वो लेकिन रॉन्ग डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एंड मिनिमम उसमें क्या होना चाहिए, 3 कार्बन तो होना चाहिए, वो भी प्रूव कर दिया हम लोग कैसे 3 कार्बन मिनिमम होना चाहिए एक कीटोन ग्रुप को एडजस्ट करने के लिए एंड पॉलीहाइड्रोक्सी को सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम 3 कार्बन तो होना चाहिए। तो ये जो 3 कार्बन का जो मिनिमम वाला शुगर बनेगा उसको ट्रायोस शुगर बोलेंगे, जो 4 कार्बन वाला शुगर बनेगा उसको टेट्रोज बोलेंगे, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज बोलेंगे अकॉर्डिंगली। एंड ये सारे जो शुगर्स बने ना, ये देखो बच्चा लोग इसको कंफ्यूज मत होना, ये शुगर को लेके मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड में ये सारे जो शुगर्स बने ये ऑल आर मोनोसैकेराइड्स, मींस दे आर ऑल सिंपल शुगर्स, दे आर ऑल सिंपल शुगर्स। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड्स। ये सारे जो है ना ये मोनोसैकेराइड्स है। ये मत सोच लेना कि 3 शुगर है तो मोनोसैकेराइड है, 4 शुगर हो गया तो डाइसैकेराइड ऐसे कुछ हो गया। ये जो शुगर्स है ये अपने अपने लेवल पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये सारे शुगर। मतलब ये शुगर को अगर हम लोग और ब्रेक करते हैं ना तो फिर वो शुगर नहीं रहेगा। इसका मतलब मैं अगर ये ट्रायोस शुगर को ये C3H6O3 है, मैं इसको CHO और कुछ दो अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक करता हूँ तो वो फिर फर्दर शुगर ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये शुगर का मिनिमम फॉर्म है, एटलीस्ट जो फॉर्म है ये मिनिमम शुगर फॉर्म है। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो वो शुगर नहीं बनेगा, वो फिर अलग अलग कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा अलग अलग, ठीक है, और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। सो ये सिंपलेस्ट शुगर जो है इतना तुमको मिला सिंपलेस्ट शुगर में, और जो इसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स हमको क्या है ये याद रखना है, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। सो ये हो गया तुम्हारा मोनोसैकेराइड, ठीक है। अभी मोनोसैकेराइड के बाद हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड के बाद देखते हैं कैसे मोनोसैकेराइड जो है वो फिर आगे फिर बनता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कैसे बनता है। देखो ये मोनोसैकेराइड के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और मोनोसैकेराइड में खास करके हम लोग 2-3 शुगर तो पूरा चर्चा करना पड़ेगा हम लोग को, जो कि पेंटोज शुगर हमारा, जो राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर उसका पूरा शेप, एंड जो हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज उसका पूरा जो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वगैरह को हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा बता देते हैं, ये मोनोसैकेराइड हो गया। अभी जो मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड मिल जाएगा और एक मोनोसैकेराइड से ये बनाएगा डाइसैकेराइड, ठीक है। इस तरह से एक का ऊपर और 2 से लेके 8 मोनोसैकेराइड अगर मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं ओलिगोसैकेराइड। अगर 1 से लेके 2 से लेके 8 अगर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अगर 2 से लेके 8 तक अगर बन जाए मोनोसैकेराइड मिलकर रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे
ओलिगोसैकेराइड। एंड अगर 8 से ऊपर मोर देन 8 मोनोसैकेराइड अगर मिल जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जैसे क्या होता है, हमारा सेलुलोज हो गया, इन्यूलिन हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, वो सारे किस में आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो मोनोसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया। अभी मोनोसैकेराइड कैसे पॉलीसैकेराइड बनेगा उसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, कैसे मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं उसका भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा मोनोसैकेराइड मिलके पॉलीसैकेराइड हो गया। ओके, अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे मोनोसैकेराइड में किसका स्ट्रक्चर। मोनोसैकेराइड में हम लोग पहले हेक्सो शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं मोनोसैकेराइड में, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा कोर्स में है। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मतलब ये क्या हो गया, C6H12O6। अभी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो दो फॉर्म में रहता है, या तो ये ग्लूकोज जो है लीनियर फॉर्म में रहेगा या साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, बट मोस्टली ये लीनियर फॉर्म में नहीं, साइक्लिक फॉर्म में रहता है मोस्टली। देखो वो कैसे होता है, देखो पहले हम लोग लीनियर फॉर्म को देखते हैं। सो लीनियर फॉर्म में अगर देखेंगे ग्लूकोज को, ये देखो C C C C C C। So 1 2 3 4 5 6, there are 6 carbon atoms. Okay, तो फर्स्ट कार्बन एटम तुमको पता है ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज, आल्डोज शुगर है तो आल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया। अभी सेकेंड में क्या है, OH H, थर्ड में OH H, फोर्थ में OH H, फिफ्थ में OH H, यहाँ पे सिक्स्थ में OH H और H। देखो ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ गलती कर दिए। क्या गलती कर दिए, जानबूझ के गलती की है ताकि तुम लोग को समझ में आएगा बाद में। देखो ये हो गया मेरा पहला कार्बन, ये हो गया मेरा दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, ये हो गया पांचवा कार्बन, ये हो गया छठा कार्बन। गलती क्या किए ना, गलती क्या किए ना, कोई भी हेक्सो शुगर, देखो ये फॉर्मूला, ये जो रूल है ये खाली हेक्सो शुगर के लिए है, दूसरा शुगर के लिए नहीं है। कोई भी हेक्सो शुगर होता है उसका जो थर्ड कार्बन होता है ना, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोलैरिटी चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये थर्ड कार्बन में ये OH ग्रुप जो है ये इधर H ग्रुप आ जाएगा, इधर OH ग्रुप आ जाएगा। ये देखना ये पेंटोस शुगर में नहीं होता है, ठीक है, ये खाली होगा तुम्हारा हेक्सो शुगर में। क्लियर बच्चे लोग। तो ये हो गया तुम्हारा छठा कार्बन, 6 कार्बन। अभी देखो इसको काउंट कर लेते हैं वेदर ये हम लोग का हो रहा है कि नहीं। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है, C 6 हो गया। H कितना होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो देखो H भी 12 हो गया। चलो वो कितना होता है, देखो 1 2 3 4 5 6, वो भी 6 हो गया। तो देखो ये हो गया हमारा C6H12O6 ग्लूकोज। तो हो गया सेटिस्फाई, हम लोग जो चाहिए था ग्लूकोज का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हम लोग सही से लिखे हैं। अभी देखो उसका लॉ के हिसाब से भी जो रूल होता है ग्लूकोज का, देखो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये, एंड एक हाइड्रोकार्बन चेन है, तो दिस इज ए ग्लूकोज। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चेन बोलते हैं, इसको चेन फॉर्म और लीनियर चेन बोलते हैं, लीनियर और चेन फॉर्म बोलते हैं ग्लूकोज का। अभी ग्लूकोज का हम लोग को साइक्लिक फॉर्म देखना है, ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म, ग्लूकोज अपना साइक्लिक फॉर्म में कैसे रहता है। अच्छा, तो ग्लूकोज कैसे साइक्लिक फॉर्म में रहेगा ना, साइक्लिक फॉर्म करने के लिए ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप एक बॉन्ड बनाएगा, कौन सा, फिफ्थ कार्बन आइटम का साथ। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, पांचवा जो कार्बन आइटम है, पांचवा जो कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है, उसका साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना। तो कैसे होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये OH जो है ये यहाँ से निकल गया OH, और ये O जो है ना
ये वो बोला कि नहीं भाई, कार्बन को बोला तेरे को हम एक इलेक्ट्रॉन तेरे से साथ शेयर करेंगे, वो अपना एक बॉन्ड हटा लिया और एक बॉन्ड इधर लेके ये कार्बन को सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि ये कार्बन से OH निकल गया है तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये कार्बन को ये O सेटिस्फाई कर दिया। मतलब यहाँ पे जो O है इसको बीच में ले आते हैं और इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो है O इधर रह गया, ये O कार्बन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला कार्बन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, ये कार्बन से जब एक बॉन्ड O निकाल दिया तो ये कार्बन का यहाँ पे एक लोन पेयर डेवलप हो गया। अभी ये जो OH यहाँ से निकला हुआ है ये OH यहाँ पे आकर लग जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया। फंक्शनल ग्रुप CHO कहाँ पे, एक नंबर कार्बन में, एक नंबर कार्बन रिंग बनाएगा 5 नंबर कार्बन का साथ में, एक नंबर कार्बन रिंग बनाएगा 5 नंबर कार्बन का साथ में। एक बार एक नंबर 5 नंबर कार्बन का साथ में रिंग बना लिया, कैसे बनाएगा ना, 5 नंबर कार्बन अपना OH को हटा दिया, तो OH हटा दिया मतलब 5 नंबर कार्बन में क्या हो गया, एक लोन पेयर डेवलप हो गया। अभी यहाँ पे कार्बन अपना एक बॉन्ड यहाँ से हटा के इसका साथ सेटिस्फाई किया 5th कार्बन से, तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, बाइंड कर रहा है कार्बन को प्लस फर्स्ट कार्बन को 5th कार्बन को बाइंड कर रहा है। अभी ये जो फर्स्ट कार्बन में एक ऑक्सीजन अगर बॉन्ड हटा दिया एक यहाँ से, तो यहाँ पे लोन पेयर डेवलप हो गया, तो OH आके यहाँ सेटिस्फाई कर दिया, तो ये हो गया पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अभी हिसाब करो, वही सेम आएगा, हिसाब करो। C 1 2 3 4 5 6 ठीक आ रहा है। H भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहा है, वो भी देखो 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वो भी 6 आ रहा है। तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ, वो लीनियर फॉर्म में भी C6H12O6 आ रहा था, यहाँ पे भी C6H12O6 आ रहा है। ठीक है, अभी देखना क्या होगा, ये वाला को हम लोग क्या करेंगे, ये रिंग फॉर्म में इसको रेडी करेंगे। कैसा रिंग फॉर्म में होता है, देखो ये रिंग कैसा है, देखो मेरे को एक चीज बताओ, ये रिंग कितना है ना, ये 6 मेंबर का रिंग है। देखो ये 1 मेंबर, ये 2 और ऐसे स्टार्ट करो, ये 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर, ये छठा मेंबर। इसका मतलब ये 6 मेंबर का रिंग है, लेकिन उसमें 6 कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन है 5, लेकिन रिंग है 6 मेंबर रिंग है। तो 6 मेंबर रिंग है, कार्बन है 5, तो छठा मेंबर कौन है, ऑक्सीजन है। छठा मेंबर ऑक्सीजन हो गया। तो ये अगर ऑक्सीजन छठा मेंबर है, ऑक्सीजन को कौन कौन अटैच कर रहा है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को अटैच कर रहा है 1 नंबर कार्बन एक साइड में और अटैच कर रहा है 5 नंबर दूसरा साइड में। चलो मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे 1 नंबर कार्बन को बैठा दिया, ये 1 नंबर कार्बन ऑक्सीजन को यहाँ पकड़ रहा है, और ये वाला कार्बन पक्का क्या होगा, 5 नंबर वाला होगा, ये पता है मेरे को, ये हमको यहाँ से दिख रहा है। अभी एक किस में अटैच है, 2 का साथ अटैच है। अभी 1 नंबर कार्बन मतलब ये वाला कार्बन क्या होगा, 2 नंबर होगा। अभी 2 किससे अटैच है, 3 से अटैच है, तो ये पक्का 3 नंबर कार्बन होगा। 3 किससे अटैच है, 4 है, तो ये पक्का 4 नंबर होगा। 4 किससे अटैच है, 5 है, तो ये 5 नंबर कार्बन हो गया। देखो ऑक्सीजन इधर रहा, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन एंड 5 नंबर कार्बन अटैच हो गया। अभी देखो क्या है, इतना में तो हुआ नहीं, हम लोग का छठा कार्बन बच गया। छठा कार्बन देखो रिंग से बाहर है, रिंग यहाँ बन रहा है एंड रिंग का बाहर ही छठा कार्बन, ये वाला जो पूरा चीज है वो रिंग का बाहर है। मतलब ये छठा कार्बन जो है along with ये H2OH ये बाहर है, तो इसको मिला के हम लोग लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2OH। तो मतलब ये 5वां कार्बन जो ये 5th कार्बन, उसका एक साइड में कौन है, उसका एक साइड में है CH2OH और ये 5th का दूसरा साइड में खाली H। ठीक है ना, ये हो गया। अभी हम लोग दूसरा ग्रुप सब दूसरा बैठाते हैं। अच्छा 1 नंबर कार्बन में क्या है, एक साइड में H दूसरा साइड में OH। अभी ये 1 नंबर कार्बन, तो इसको क्या करेंगे, एक साइड में H एक साइड में OH। अभी 2 नंबर कार्बन में भी देखो, 2 नंबर कार्बन में एक साइड HOH, ठीक है, 2 नंबर में भी HOH। 3 नंबर में लेकिन देखना चेंज हो गया, 3 नंबर में आगे OH फिर H, क्योंकि देखो यहाँ पोलैरिटी 3 नंबर में चेंज हो रहा है, तो ये हो गया OH। अभी 4 नंबर में क्या हुआ, देखो 4 नंबर में फिर HOH। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ग्लूकोज। एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसको बोलते हैं अल्फा डी बिकॉज दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड याद रखना जो भी बायोमोलिक्यूल्स ग्लूकोज की फॉर्म में हमारा होता है बॉडी में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मोस्टली वो सब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन राइट। पता है तुम लोग को डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसको बोलते हैं, लिवर रोटेटरी किसको बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज सारे जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लिवर रोटेटरी होने से ये उल्टा हो जाता है, ये इस तरफ हो जाता है। सो ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड अल्फा फॉर्म में है।
दिस इज अल्फा फॉर्म, ठीक है। सो अल्फा डी ग्लूकोज इसको बोलते हैं, इसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। कभी कभी बीटा डी ग्लूकोज का भी काम आता है। तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा बेटा, देखना ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देने से ये बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये हो गया O, ये हो गया तुम्हारा, अभी हम लोग को इतना सी लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, एक्चुअली ऐसे हम लोग लिख देते हैं, ये कॉर्नर में C है करके पता चल जाता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज हम लोग किए थे, अभी बीटा डी ग्लूकोज कर रहे हैं। बीटा डी ग्लूकोज कैसे, देखो ये CH2OH, ये H, ये तुम्हारा HOH, OH, H 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर में HOH ये सारे हो गया। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, ये जो HOH था ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा, ये OH और ये H हो जाएगा, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। देखना ये बीटा गैलेक्टोज में मिलता है इस टाइप का ग्लूकोज। सो बीटा डी ग्लूकोज, नॉर्मली अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कोई अंतर नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये हो गया नॉर्मल जो हम लोग बनाया जो पहले वाला, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में इस तरह का बनता है, एंड बीटा डी ग्लूकोज में खाली चेंज होगा, ये 1 नंबर कार्बन में जो HOH है उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, H का जगह OH आ जाएगा, OH का जगह H आ जाएगा, दैट इज एनफ। तो उतना ही खाली है। अभी बीटा डी ग्लूकोज कहाँ मिलता है, एक बीटा गैलेक्टोज हमारा होता है, बीटा लैक्टोज होता है, उसमें क्या मिलता है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलकर, वो बताएंगे आगे जब डाइसेकेंड बताएंगे वो बताएंगे। सो उसमें बीटा डी ग्लूकोज का जरूरत पड़ता है और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। और यूजुअली जो ग्लूकोज मिलता है हमको, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो है अल्फा डी फॉर्म में मिलता है। सो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। आई होप आप लोग को पूरा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्लूकोज का। ये हो गया उसका चेन स्ट्रक्चर, ये उसका रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा और एक चीज़ हम बताएंगे यहाँ पे, ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं पायरानोज रिंग बोलते हैं, पायरानोज रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। ये पायरानोज रिंग, पायरान रिंग बोलते हैं, पायरानोज रिंग बोलते हैं, पायरानोज फॉर्म बोलते हैं, पायरान रिंग बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। और टोटली उसको, ये वाला ग्लूकोज को हम लोग पायरानोज फॉर्म बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको पायरान रिंग बोलते हैं, पायरान रिंग और ग्लूकोपायरानोज और पायरानोज फॉर्म, ठीक है। इस तरह का ग्लूकोज का जो रिंग फॉर्म को बोलते हैं पायरान रिंग फॉर्म और पायरानोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और टोटल बोल देते हैं ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलो ये वाला वीडियो देखो, आप लोग को अगर ये वाला वीडियो पसंद आया, अगर समझ में आया तो फिर मेरे को कमेंट करके बताओ, फिर मैं क्या करूँगा नेक्स्ट तुमको दूसरा वाला वीडियो डालूंगा। उसमें हम लोग फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बाकी जो भी सारे हैं उसमें पढ़ेंगे। अगर ये समझ में आता है और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, इतना दिन का बाद फिर शुरू हो रहा है 1 साल का बाद, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करो उसको, फिर मेरे को बताओ कौन सा पार्ट पढ़ाना है, या तो फ्रुक्टोज पढ़ाएंगे या फिर दूसरा कुछ पढ़ाना है मेरे को बताओ, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम लोग टेकअप करेंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, थैंक यू।